देखिए भैया, लिसन केयरफुली। हमने कल पढ़ा था इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन याद है भैया? कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस बॉडी का पार्टिकल उस बॉडी के साथ क्या करता है? रोटेट करता है। जितना बॉडी एंगल बनाती है उस बॉडी में प्रेजेंट जितने पार्टिकल होते हैं वो भी क्या करते हैं? रोटेशन में उतना ही एंगल बनाएंगे। सबकी जितनी बॉडी की स्पीड होती है एंगुलर स्पीड, घूमने की स्पीड को हम कहते हैं एंगुलर स्पीड, उतना ही उसमें प्रेजेंट हर एक पार्टिकल की एंगुलर स्पीड होती है। हर एक पार्टिकल जो होता है सर्कल में घूमता है और सारे सर्कल का जो प्लेन होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल होता है। बताई थी कल बात मैंने, याद है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अरे यार लिंक तो भेजी नहीं मैंने। रोटेशन मोशन किसकी बात कर रहा था मैं? रोटेशन मोशन की बात कर रहा था। मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी। डेफिनेशन क्या होती है? जब एक पार्टिकल, जब कोई बॉडी क्या करती है भैया? घूमती है तो उसके साथ जितने भी उसके अंदर पार्टिकल, यानी वो सिस्टम जितने भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो सब क्या करते हैं? उस बॉडी के साथ घूमना चालू कर देते हैं उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से बॉडी घूम रही है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि बॉडी घूम रही है इसलिए उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर स्पीड। क्या बोलेंगे? बॉडी घूम रही है तो कुछ एंगल भी कवर करेगी, उस एंगल को कवर करने के रेट को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसे? अच्छा वो वेलोसिटी अगर लगातार बढ़ रही है तो उसे हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? और जो फोर्स उस बॉडी को घुमा रहा है उसको हम बोलेंगे टॉर्क। खैर ये इस चैप्टर में हम सारे कुछ पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भैया? बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। लास्ट क्लास में मैं यहीं पे रुका था, थोड़ा सा आगे भी हो गया था। इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। देखिए आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यू इनिशियल वेलोसिटी होती है यहां पर लीनियर मोशन में, किसमें? वैसे ही रोटेशन मोशन में, रोटेशन में इसको हम लेते हैं ओमेगा इनिशियल। क्या लिखते हैं? और आपको बता दो भैया ओमेगा जो होता है ना वो होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। किसको किसको याद है? 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी और 1 बाय में कैपिटल टी क्या होता है भैया? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? ये सारी बातें बताइए आपको 9th क्लास में भी पता होगा। ये पता होगा कि 1 बाय में टी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है? और ये मैंने ओमेगा की वैल्यू आपको चैप्टर नंबर 3 में लिखवाई थी जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, ठीक है? तो ओमेगा इनिशियल क्या होगा? 2 पाई टी इनिशियल, ठीक है? और या 2 पाई एफ इनिशियल, ठीक है? अच्छा ये क्या होगी? वी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। जैसे लीनियर मोशन में वी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। वैसी ओमेगा एफ यहां पर क्या होगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगी? ये किसके बराबर होगी? 2 पाई टी फाइनल या 2 पाई एफ फाइनल, ठीक है? जिस प्रकार से हमारा एक्सेलरेशन यहां पर होता है लीनियर मोशन में, वैसे ही रोटेशन मोशन में अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा यहां पर आपको बता दूं तो ए जो होता है वो होता है आपका डीवी अपॉन में डी टी, या एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, यही है, यही था ना आपका। एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपका एक्सेलरेशन आता था। इसमें क्या करें रोटेशन मोशन में? रोटेशन मोशन में अल्फा निकालने का भी सेम तरीका है। यदि आप ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपका अल्फा आएगा, या थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा भैया? अल्फा आएगा, ठीक है? जिस प्रकार से एस यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही रोटेशन मोशन में थीटा यहां पर क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जिस प्रकार से फोर्स यहां पर बॉडी को मूव कराता है लीनियर मोशन में, उसी प्रकार से रोटेशन मोशन में टॉर्क घुमाता है किसी भी सिस्टम को, ठीक है? टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। है तो फोर्स ही, लेकिन जो इफेक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? टर्निंग। रोटेशन मोशन हो रही है, क्या हो रही है? चीज घूम रही है, चल नहीं रही है, घूम रही है। तो वहां पर हम फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स को तो फोर्स ही बोलेंगे लेकिन उसके इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन आपको पता है, पहली इक्वेशन लीनियर मोशन में क्या होता है? v इक्वल्स टू में u प्लस, तो ये रोटेशन मोशन में क्या होगी बेटा बताइए? v की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा फाइनल। u की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा। a की जगह पे क्या आएगा? अल्फा। और टाइम तो भैया हर जगह पर एक ही रखा। पहली अगली क्वेश्चन क्या है? h इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ठीक है? तो यही क्या होगा? रोटेशन मोशन में क्या होगी? s की जगह पे क्या आएगा? थीटा। u की जगह पे क्या होगा? ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये वाली इक्वेशन आप सबको याद होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as। ये होगी लीनियर मोशन में। और रोटेशन मोशन में वी की जगह पे क्या होगा? ओमेगा फाइनल
ओमेगा इनिशियल टू अल्फा इंटू में थीटा। तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन है और ये इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। यहां पर अल्फा कांस्टेंट रहता है और यहां पर ए कांस्टेंट रहता है। समझ गए बेटा? ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ बातें आपको बता दूं एक्स्ट्रा जो आपको आगे काम आएगी। एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। क्या होती है? क्यों भैया? ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता थीटा अपॉन में टाइम, या डी थीटा अपॉन में डी टी। तो थीटा की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन, और टाइम की क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, समझ गए? अच्छा, आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? पर सेकंड। या यहां पर आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी में बोलूंगा, देखिए आरपीएम और आरपीएस में दिए गई हुई फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी साइकिल हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर 20 आरपीएस है तो इसका मतलब 20 साइकिल इन 1 सेकेंड। 40 आरपीएस है तो 40 साइकिल इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड या पर सेकेंड, दोनों बात सेम है। 1 सेकेंड या, समझ गए? अच्छा, अगर मैं बोल दूं 1200 आरपीएम तो अब क्या बोलोगे? ये फ्रीक्वेंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। ये है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 मिनट। इसको हम क्या करेंगे? अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए इस आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये राउंड पर मिनट है, मुझे राउंड पर सेकंड निकालना है, तो क्या करूंगा? 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो गया? आरपीएस बन गया। यानी क्या हो गया? 20 आरपीएस, ये फ्रीक्वेंसी होगी। समझ गया बेटा? अच्छा, दूसरी बात है, क्योंकि हम क्वेश्चन करने आ रहे हैं, ठीक है, अब एक ये ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए एक साइकिल, अगर मैं बोलूं एक साइकिल है तो कितना एंगल बनेगा एक साइकिल में? एक साइकिल में 360 या 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। 2 पाई रेडियन और 360 दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये रेडियन है, रेडियन को सी से लिखते हैं और डिग्री को 0 से लिखते हैं। हाँ? तो एक साइकिल में 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है? तो एन साइकिल में कितना रेडियन होगा? 2n पाई। 2n, ध्यान रखना जितनी भी साइकिल होगी उसमें आप टोटल एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो आप देखिए, और अगर आपको नंबर ऑफ साइकिल निकालनी है, नंबर ऑफ, क्या करोगे? टोटल एंगल डिवाइड बाय 2 पाई। कैसे? ये कहां से है फॉर्मूला? मैं, मेरे को अगर बोलेगा नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ साइकिल कितनी हुई है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए भैया सुन लीजिए, एक साइकिल में मान लीजिए आपको 120 डिग्री का कुल एंगल दे रखा है, बोला 100 या 1200 रेडियन है कुल एंगल। कुल एंगल कितना दे रखा है? बोलेगा ये कितनी साइकिल हुई है 1200 रेडियन में? तो हम जानते हैं एक साइकिल में कितना रेडियन होता है? 2 पाई। तो 1200 रेडियन में कितने साइकिल होंगे? तो डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? समझ गया? तो ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ साइकिल निकालना है या नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, तो एन देखिए भैया, तो हमें पता टोटल एंगल क्या होता है? 2 पाई इंटू में नंबर ऑफ साइकिल, ये क्या है? टोटल एंगल। तो क्या होगा? 2 पाई इंटू में 4 साइकिल हुई तो कितना एंगल बनेगा? 8 पाई का। 10 साइकिल हुई तो कितना एंगल बनेगा? तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल अगर आपको पता है तो अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो उस साइकिल में कुल एंगल जो बना है वो निकल आएगा। अच्छा, एन की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है थीटा अपॉन में 2 पाई। तो यहां से फॉर्मूला निकला होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इसकी डेरिवेशन नहीं आती सिलेबस में, इसलिए मैंने नहीं कराया। बाकी तरीका बिल्कुल कैलकुलस वाला ही है। ठीक है,
सारा नॉर्मल वही है, ग्राफिकल से नहीं होता इसका, ठीक है। वैसे करने को मैं ग्राफिकल से भी कर दूंगा, ठीक है। अब आते भैया देखते क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, कह रहा ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, जैसे मैंने टॉर्क को कांस्टेंट कर दिया वैसे एक्सेलरेशन भी किया होगा। कौन सा एक्सेलरेशन? जैसे फोर्स को कांस्टेंट करते हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है, वैसे टॉर्क को कांस्टेंट करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं टॉर्क को कांस्टेंट कर दूंगा तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका अल्फा भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो आप उन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो इसको करने के लिए, ठीक है। चलो भैया, कह रहा भैया व्हील ट्रांसफॉर्म रेस्ट थ्रू, पहले व्हील क्या था? रेस्ट में था। कितना था? यानी उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 0, रेस्ट में। फिर कह रहा है और 40 रेडियन इन 10 सेकेंड, कितना एंगल घूम जाता है? एंगल घूमता है 400 रेडियन, ठीक है। 400 रेडियन ऐसे लिख दो, ठीक है भैया। और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड लगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रोटेशन कैसे पता लगी? एन नंबर ऑफ रोटेशन है, तो थीटा अपॉन में 2 पाई, बताया था ना भैया। एंगल क्या होता है? 2 पाई इंटू में नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगी? थीटा अपॉन, पीछे लिखवा रखा मैंने, ठीक है भैया। खैर उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कह रहा फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या निकालना है आपको? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है भैया। और दूसरा निकालना है इफ सम टॉर्क कॉन्टिन्यूअसली एक्ट, कह रहा है यदि कुछ टॉर्क लगता रहे, ठीक है। अच्छा सेम टॉर्क, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है भैया। तो आपको वो एंगुलर स्पीड भी निकालनी है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हमें ओमेगा इनिशियल पता है, हमें थीटा पता है, हमें टाइम पता है, हमें निकालना क्या है? अल्फा निकालना। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूं? सेकंड, थीटा इक्वल्स टू में ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये क्या है? 400। ये ओमेगा इनिशियल क्या है? 0, टी प्लस हाफ, अल्फा निकालना है और टाइम क्या भी है? 10। कोई दिक्कत तो नहीं है? 400, ये क्या होगा? हाफ अल्फा, और ये क्या होगा भैया आपका? 100, है ना। ये कट मर गया, ठीक है बेटा। ये तो इधर गया तो क्या हुआ? अल्फा इक्वल्स टू में 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। देखिए मीटर की यहां पे क्या आएगा? रेडियन आएगा, क्योंकि वहां पर लीनियर डिस्टेंस होता है, क्या होता है? और टाइम वहां पे पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहां पर भी पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। टाइम तो हर जगह पे वही रहेगा, ठीक। अच्छा, फिर अपने को क्या निकालना है? क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा फाइनल निकालना है। कब? एट टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पहली इक्वेशन, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू में ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल क्या है? 0, अल्फा कितना निकला मेरा? 8, टाइम कितना है? 10। तो सॉल्व कीजिए, क्या आ गया? 20। तो क्या होगा भैया? 160 रेडियन पर सेकेंड। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। इसके रैप्टा मार देख, रैप्टा मार दे, मैं मारूं? आगे में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, कहना क्वेश्चन है। कह रहा था एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड, ये क्या दे रखा है? 120 आरपीएम। क्या है? ओमेगा है, क्या है? फ्रीक्वेंसी है, क्या है? लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मानूंगा क्योंकि आरपीएम है। फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? तो भैया ओमेगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1200 डिवाइड बाय 60 आरपीएस हो गया, बोला हाँ। यानी ये क्या हो गया? 120 आरपीएस, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी। तो ओमेगा इनिशियल क्या होता है? 2 पाई एफ इनिशियल, बोला हाँ। 2 पाई एफ इनिशियल कितना बेटा? 20। तो ये कितना हो गया भैया? 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा इनिशियल आ गया। इनिशियल फ्रीक्वेंसी से हमने ओमेगा इनिशियल निकाल दिया। फिर ओमेगा फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या है? 3120 डिवाइड बाय 60 आरपीएस, ठीक है भैया। तो इसे डिवाइड करें तो ये क्या आएगा? 6 0 0 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30, 6
52 52 आरपीएस आ गया। तो ओमेगा फाइनल क्या होगा? 2 पाई एफ फाइनल। 2 पाई एफ फाइनल क्या है? 52। बोले तो 104 रेडियन पर सेकंड। बोला हाँ। ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल आ गया। कितना है भैया? यहां से यहां तक होने में कितना टाइम लगा? टाइम लगा 16 सेकंड। क्या लगा? क्या निकालना है हमें? अल्फा निकालना है। कौन सी इक्वेशन निकालूं? पहला ये क्या है? अल्फा इक्वल्स टू में ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टाइम। यही तो है। ए इक्वल्स में वी माइनस यू अपॉन में डी। वही तो है। तो फाइनल क्या है? ये ओमेगा 104। इनिशियल क्या है भैया? 40 पाई। पाई भी तो आएगा भाई यहाँ पे। अपॉन में टाइम कितना है? 16। तो ये क्या हुआ? 104 माइनस ये क्या होगा? 64। 64 डिवाइड बाय 16। 4 पाई आ गया। उसी पे लिटा दो तेरे को 4 पाई पे। 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका अल्फा। फिर क्या कह रहा है भैया? हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो भैया अपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालनी है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? थीटा अपॉन में 2 पाई। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर में थीटा अपॉन में। अपने को थीटा पता है? नहीं पता भाई। अपने को थीटा नहीं पता है। ठीक है। सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? थीटा अपॉन में 2। थीटा कैसे निकलेगा? क्या करूं? थीटा भी तो निकालना है। क्या करूं भैया? थीटा निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो। क्या आएगा? ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर अपॉन में 2 पाई। बोला हाँ। ओमेगा इनिशियल कितना है? 40 पाई। टाइम कितना है? 16 सेकेंड प्लस हाफ। अल्फा निकाल दिया हमने। कहा भाई? 4 पाई और डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई। निकाल दोगे भैया? आ गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा हाँ। n इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। नंबर ऑफ रोटेशन को बोल रहा है। अच्छा हाँ, हो सकती है। मान लो आधी रोटेशन करो तो 0.5 रोटेशन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है। सुन जाएगा दोनों क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे अच्छी से डेफिनेशन करा देना। देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसी कोई फ्री बॉडी का मतलब होता है जो चलने के लिए फ्री हो, जैसे कुर्सी है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेरे फोर्स की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ेगी, है ना? मैं फोर्स ही बोलूंगा। ठीक है भैया। इस फोर्स की इफेक्ट की वजह से इसके अंदर मोमेंटम आया। ठीक है भैया। और ये आगे चली गई। लेकिन जब कोई बॉडी फ्री नहीं होती, चलने के लिए फ्री नहीं होती, लेकिन घूमने के लिए फ्री होती है, ये पंखा हो गया। फोर्स लगाओगे वो आगे तो नहीं बढ़ेगा लेकिन वही घूम जाएगा। तो यहां पर फोर्स का इफेक्ट दूसरा आ रहा है। यहां पर फोर्स अलग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बॉडी को टर्न करा दे रहा है। तो फोर्स के इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? टॉर्क कहते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। देखिए भैया, लिखा हुआ है टू ओपन द डोर। जब हम दरवाजे को खोलते हैं, दरवाजा हमारा फ्री नहीं होता चलने के लिए, एक साइड से बंधा होता है कब्जे से, उसे इंग्लिश में कहते हैं हिंग्स। ठीक है। ठीक है भैया। कब्जे से बंधा होने की वजह से जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से दरवाजा आगे नहीं बढ़ जाता। क्या होता है? वो उसी पे घूम जाता है। फोर्स यहां पर क्या रहा है? मोमेंटम नहीं प्रोवाइड कर रहा, यहां पर टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर दे रहा है। फोर्स के इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? टॉर्क कहते हैं। आपने कभी, अब खैर ये तो आगे की बात है, ये जो टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट है, वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? मैं चाहता हूं इस दरवाजे को तेज टर्न कराया जाए, तो क्या करूं? मैं खींच कर हाथ मार दूंगा, जल्दी से टर्न कर जाएगा। यानी फोर्स के डायरेक्टली होता है टर्निंग इफेक्ट। ध्यान रखना मेरी बात का, कि मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा इस दरवाजे के अंदर, टर्निंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही
ज्यादा रहेगी। दूसरा, अगर मैं चाहता हूं इस दरवाजे को फोर्स ना लगा करके, छोटा बच्चा उसके पास कितना ही फोर्स होता है, ठीक है भैया, तो वो चाहता कि वो भी टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करे, जल्दी करे, बढ़िया टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करे, तो उसको फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? कब्जे के पास में, कब्जे से दूर में? दूर, क्योंकि कब्जे के पास में अगर कोई लगाएगा ना फोर्स, तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। देखो जी, आप देखोगे तो आप एक काम करो, दरवाजे को एकदम हैंडल जहां पे लगा हुआ है, हैंडल के वहां से करो तो बड़ी आसानी से टर्न कर जाता है। लेकिन उतना ही टर्निंग इफेक्ट देने के लिए अगर आप कब्जे के आसपास कहीं फोर्स लगाओगे तो वो टर्निंग इफेक्ट नहीं आ पाएगा, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गया? यानी टर्निंग इफेक्ट दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो आपके अप्लाइड फोर्स पर, और दूसरा कब्जे से, कब्जे को मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलूंगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। जितनी ज्यादा रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी ज्यादा दूरी होगी, चीजें उतनी आसानी से क्या होती है? टर्न करती है। आपने रिंच देखा? रिंच जिससे नट वट खोलते हैं, अगर उसका साइज छोटा होता तो नट आसानी से नहीं खुल पाता, क्योंकि आप जिस नट को खोल रहे होते हो वो दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहीं पर घूमेगी चीज, ठीक है। अगर रिंच का साइज छोटा होता तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में होते हो और आपको छोटी रिंच से नट को खोलने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। समझ गए? लेकिन अगर आप रिंच का साइज बढ़ा दो तो क्या होगा भैया? वही नट, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी दूरी काफी बढ़ चुकी है, अब वही नट क्या होगा? बड़ी आसानी से खुल जाए। यानी हमें दो चीजें देखी, तीसरी चीज भी, लेकिन तीसरी चीज आपको बाद में ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। दो चीजें देखी कि भैया जो टर्निंग इफेक्ट है, फोर्स की वजह से कोई बॉडी जो टर्न कर रही है, वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। पहला, आपके द्वारा लगाए गए फोर्स पर। दूसरा, आप कहां पर फोर्स लगा रहे हो। जो एक्सिस है, जहां से रोटेशन स्टार्ट हो रही है, जिसके अबाउट रोटेशन होगी, वहां से आपकी दूरी कितनी है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा चीजें नहीं खुलती, रिंच छोटी होती है तो उस रिंच के पीछे एक वो लगाते हैं पेचकस वगैरह, जिसकी वजह से उसका आर्म, एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है और चीजें आसानी से क्या होती है? टर्न कर जाती है। आपने देखा होगा ट्रक वरक रिंच क्या होती है? काफी बड़े आर्म की होती है, क्योंकि ट्रक का नेट को खोलने के लिए काफी ज्यादा टॉर्क चाहिए, ठीक है भैया। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, हमारी तो ताकत फिक्स है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिंच के आर्म को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब दूरी बढ़ जाएगी तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? आसानी से। आपने कभी सोचा है कि हैंडल का जो होता है, दरवाजे का हैंडल होता है, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पर ही लगाया जाता है, इस कॉर्नर पे, वहां पे क्यों लगाते? बीच में क्यों लगा देते? तो ये फैशन नहीं है। ये मत सोचना कि दरवाजे के इसी एंड पर लगाना फैशन होता है। भैया पता है क्या दिमाग लगाया गया? क्योंकि हैंडल अगर आप एकदम कब्जे से कोने में लगाओगे तो दूरी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा है। समझ गए भैया? तो यही देखिए, यहां पर क्या करें, टू ओपन अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द हैंडल, ठीक है। द डोर टर्न्स ऑन हिज हिंग्स। जो वो डोर होता है आपका, वो कब्जे के अबाउट क्या होता है? घूम जाता है। द लार्जर द फोर्स मोर इज द टर्निंग इफेक्ट। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपको टर्निंग इफेक्ट है। ऑल्सो वी कैन इजिली नोटिस दैट द इजियर टू ओपन अ डोर बाय द अप्लाइंग फोर्स नियर द एंड नियर द हिंग्स। कह रहा भैया कि अगर आप जितनी दूरी बढ़ाओगे हिंग से, आपको उतनी आसानी रहेगी दरवाजे को खोलने में, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ रहे हो? हिंग्स आपका एक्सिस है जिसके अबाउट घूम रहा है दरवाजा, ठीक है। उसी एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितनी ज्यादा आपके फोर्स की दूरी रहेगी, दरवाजा उतनी आसानी से क्या होगा? खुलेगा और बंद होगा, टर्निंग इफेक्ट उतना क्या होगा? ज्यादा आएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द सेम फोर्स इज लार्जर देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मोर। कह रहा भैया कि सेम फोर्स के लिए अगर आप चाहते हो भैया आपका फोर्स फिक्स है, आप उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, आप चाहते हो कि टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाए, तो आपके पास एक तरीका क्या है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से अपनी दूरी को क्या करो? बढ़ा लो। जैसे आपके पास छोटी सी रिंच है, आप नट खोल रहे हो, नहीं खुल रहा, तो आपको क्या है भैया? अपना फोर्स तो आपने पूरा लगा लिया मैक्सिमम, अब नहीं खुल सकता, तो आप उस छोटी सी रिंच पे दो तीन बंदों को फोर्स लगाने के लिए थोड़े बोल सकते हो। आप क्या करोगे? उस रिंच में एक हम क्या करेंगे? लोहे की रॉड लगा देंगे, जिससे उसका आर्म लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। और वो नट जो खुल नहीं रहा था, अब वो क्या होगा? आसानी से खुल जाएगा। समझ गए? तो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इसे? या टॉर्क। देखिए, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट मतलब टर्न करना। किसकी वजह से?
फोर्स की वजह से, तो इसीलिए इसका नाम होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, या नॉर्मली इसको एक और नाम से जाना जाता है टॉर्क। इट डिपेंड्स अपॉन दी, कौन कौन सा फैक्टर है? पहला फैक्टर क्या था? मैं चाहता हूं ये दरवाजे खोला जाए तेजी से, ज्यादा टर्निंग हो गया, पहले फोर्स बढ़ा दो। किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा, मेरा फोर्स फिक्स है, मैं फिर भी टर्निंग इफेक्ट को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी को बढ़ा दूंगा। नट को खोलना है आपको, तो आप क्या करोगे? रिंच के आर्म को बढ़ा दोगे। आर्म बढ़ाने से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी क्या होती है? आपकी बढ़ जाएगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। टर्निंग इफेक्ट आपको क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा। दूसरा कह रहा है भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, जहां से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब समझ गया, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे आपका अप्लाइड फोर्स की दूरी जैसी बढ़ेगी, टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ गए? जितने पास में आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में आओगे, आपका रोटेशनल इफेक्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जितने ज्यादा जाओगे, आपका अब देखो पंखा ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, रुके पंखे में आप फोर्स लगाओ, तो आप जब फोर्स पास में लगाओगे, जो रॉड है उसके पास में लगाओगे, रॉड क्या है इसका? पंखे का एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप उस पंखे के रॉड के पास में लगाओगे तो आपको टर्निंग इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन आप पंखे के पंखड़ी के एंड में लगाओगे तो आपको टर्निंग इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से अपनी दूरी को बढ़ा लिया है, इसलिए वही फोर्स आपको ज्यादा टर्निंग इफेक्ट दे रहा है जो पहले कम दे रहा था। समझ गए भैया? तो इसलिए ध्यान रखना, यहां पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आया है। क्या है? दस ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ग्रेट और क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा भैया? टर्निंग इफेक्ट आएगा। और टर्निंग इफेक्ट हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, उतना ही ज्यादा होगा। तो आपने क्या देखा कि यदि आपको किसी बॉडी को टर्न कराना है तो आप दो चीजों को से उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक तीसरी चीज भी है, खैर अभी उसको बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक है। पहली चीज क्या है? फोर्स बढ़ा दो, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? कौन सी चीज टर्न होती है? जो फ्री नहीं होती, जो फ्री, जैसे पंखा मूव करने के लिए फ्री नहीं है, दरवाजा मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे ऐसी बॉडी पे तो मूव तो नहीं करेंगी, टर्न कर जाएंगी। अब टर्निंग इफेक्ट दो फैक्टर पे मैंने बताया, पहला क्या है, दूसरा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका फोर्स कितनी दूरी पर लग रहा है। अगर पास में लगेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच की दूरी कम रहेगी तो आपको ज्यादा टर्निंग इफेक्ट विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपके फोर्स की दूरी बढ़ जाएगी तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए दरवाजे का जो हैंडल होता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाया जाता है, मतलब इस वाले एंड पर लगाया जाता है, जहां कब्जा होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले एंड पर लगाया जाता है, ठीक है। दूरी बढ़ती है, टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है भैया। तो ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की एक्सप्रेशन करने आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, टॉर्क की एक्सप्रेशन, टॉर्क को लिखते कैसे हैं? ये अभी आपका एक, जिसको मेरे को घुमाना है, रिंच है मान लीजिए, क्या ये, और ये क्या है? नट है, नट। और नट क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी को मैंने क्या बोला? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये हमारा आर्म की लेंथ है, आर, आर है, ठीक है। और ये हमने जो फोर्स लगाया है एफ, ये आर, ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन बता रही है कि इस आर की डायरेक्शन यहां ऐसी है, समझ गया। तो फोर्स और आर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। क्या है? आप ध्यान दीजिएगा भैया, मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्वेशन इसके अंदर क्या आ रहा है? टर्निंग इफेक्ट। क्या आ रहा है? टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाय ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया? ये जो टॉर्क आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अप्लाइड फोर्स पे। जितना ज्यादा फोर्स होगा ये नट उतनी ज्यादा क्या होगा? घूमेगा, यानी एफ के डायरेक्टली। दूसरा, जो टर्निंग इफेक्ट है किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे, यानी
जो फोर्स लग रहा है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जितनी ज्यादा दूरी होगी, इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा उतना ज्यादा आएगा। आर पे डिपेंड कर रहा है, आर की। एक और फैक्टर है पता है आपको, कौन सा फैक्टर? देखिए भैया एक बात ध्यान रखना, मैं अगर यहाँ पे जो ऑनलाइन है उसमें उतना विजिबल नहीं होगा, मान लीजिए आपको किसी चीज को घुमाना है, मान लीजिए ये ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको इसको घुमाना है, ठीक है। ये घूम नहीं रहा, आपने सारे प्रयास कर लिया, आपके पास दो प्रयास है किसी चीज को घुमाने के। पहला, फोर्स बढ़ा दो, यहां से घूमेगा, नहीं घूमता तो फिर आर्म लेंथ बढ़ा दो। अगर यहां से भी नहीं घूमता तो क्या करें? खत्म तरीके। आपके पास रिंच नहीं है, आपके पास फोर्स नहीं है, यानी रिंच की लेंथ फिक्स होगी, फोर्स की वैल्यू फिक्स होगी। अब आप टर्निंग इफेक्ट को कैसे बढ़ाओगे? कुछ नहीं है आपके पास, कोई चीज है ही नहीं। भैया अपने पास एक तरीका और है, फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हम फोर्स किस तरीके से लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा फोर्स आर्म ऐसे है और फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा, ठीक है। आर्म मेरा ऐसे है जिसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो फोर्स लगा रहा हूं मैं ऐसे लगा रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में एंगल कुछ बन रहा है, अभी थीटा बन रहा है, ये जो थीटा है वो 30-40 डिग्री के आसपास का एंगल है, ठीक है। इस केस में हमने ऐसे फोर्स लगाया F1, F, फिर इसी फोर्स को मैंने ऐसे लगा दिया F, फिर इसी फोर्स को मैंने ऐसे लगा दिया F, फिर इसी फोर्स को मैंने ऐसे लगा दिया F, इसी फोर्स को मैंने ऐसे लगा दिया F, और इसी फोर्स को मैंने ऐसे लगा दिया F। सारे फोर्स F हैं और सब एक ही दूरी पे लग रहे हैं, सब आर पे ही लग रहे हैं। कहां लग रहे हैं? लेकिन बताइए कि 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट कौन सी कंडीशन में आएगा? कौन सी कंडीशन में? दिमाग लगाओ लाइक, ये दरवाजा, अच्छा जब दरवाजा आप खोलते हो तो आप फोर्स कैसे लगाते हो? दरवाजे के परपेंडिकुलर या दरवाजे के पैरेलल? परपेंडिकुलर लगाते हो, पता है क्यों? टेढ़ा मेढ़ा भी लगा के खोल सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका वही है, यानी 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आता है। बाकी और एंगल पे, ये देखो, इन एंगल पर देखिए, इन एंगल पर टॉर्क इतना ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। इसीलिए आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स जब इस दरवाजे के परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में टर्निंग इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। और बाकी और एंगल पर भी क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू कम ही रहती है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे है? 90 डिग्री पर। और 90 से नीचे आओगे तो भी टॉर्क कम होगा, और 90 से ऊपर जाओगे तो भी टॉर्क क्या होगा? ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इस तरीके से चेंज होता है कि 0 से 90 की तरफ आओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, और फिर 90 से 180 की तरफ जाओगे तो वैल्यू घटेगी? साइन थीटा। साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू, अगर आप देखिए, अगर आप इस आर्म पर इस तरीके, देखिए भैया ये आर्म है और आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये आर्म कभी नहीं घूम सकता, ठीक है। आप थोड़ा एंगल बढ़ाओगे तो घूमना चालू कर देगा, लेकिन इन एंगल पे ज्यादा आसानी से घूमेगा नहीं। सबसे ज्यादा आसानी कहां पे होती है? जब आपका आर्म और फोर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो इसलिए यहां पर जो दूसरा ट्रिगो फंक्शन है, इसे मिटो करके मैं, ये आर्म है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आर आपने फिक्स कर दिया, और फोर्स इस पॉइंट पर लगा रहे हो आप, ठीक है। अब फोर्स लगा रहे हो, पहला फोर्स आपने ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, एफ ई है। दूसरा फोर्स आपने ऐसे लगाया, एफ है। तीसरा फोर्स आपने इसी पॉइंट पर ऐसे लगाया, ठीक है। चौथा फोर्स आपने ऐसे लगाया। बस समझ में आएगा ना कि अब बाकी सबसे ज्यादा टॉर्क ऐसे लगाया, और सुनिए ऐसे लगाया, तो आप देख रहे हो सारे फोर्स की वैल्यू क्या है? एफ एफ है, क्या है? लेकिन सबका एंगल अलग अलग है, तो हम देख रहे हैं 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क ये दे रहा है। क्या दे रहा है? मैक्सिमम टॉर्क 90। ये फोर्स जब 90 डिग्री पे लगा आर्म पर, तो मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है इस कंडीशन में, टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है भैया। बाकी सबके इधर जाओगे तो भी टॉर्क क्या होगा? कम होगा। इधर जाओगे तो भी टॉर्क क्या होगा? कम ही होगा। इसका मतलब साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, टॉर्क डायरेक्टली इनटू साइन थीटा। किसका डायरेक्टली है?
थीटा किसके बीच का एंगल है भैया? आर और फोर्स के बीच का। आर और आर इज व्हाट? आर्म, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो। फोर्स इज व्हाट? फोर्स टू फोर्स ही। तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो क्या होगा भैया आपका? टॉर्क की डायरेक्ट आर एफ। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो टॉर्क की क्वेश्चन में क्या होगा? आर एफ साइन थीटा, यहां पर जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। खैर ये तो ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है। और आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ी क्वालिटी इसकी। तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए भी अपने पास दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर, दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशन मोशन में आते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब रोटेशन मोशन में आते हैं, इसलिए इनको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है? पोलर वेक्टर है। क्या है? तो एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर आपको शायद पता नहीं होगा, दो वेक्टर के भी टाइप होते हैं, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए भाईजान? तो आर एफ साइन थीटा। आर की क्या होगी? मीटर। एफ की क्या होगी? न्यूटन। और साइन थीटा की क्या होगी? किलोग्राम। तब कुछ नहीं होगी, न्यूटन